हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको पिछले क्लास में प्रकाश के बारे में बताया था और प्रकाश के नेचर के बारे में बताया था। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा देखते हैं। बैक क्लास में कुछ चीज़ आपको रह गया था, मुझे याद है। थोड़ा सा बोर्ड पे सब तो देखिएगा। बैक क्लास में नोट में हम कुछ बात आपको लिखवा रहे थे। यदि मेरा पिछले वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पर नोट में नंबर 1 हमने लिखाया था कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। मैंने वहां पर बताया था। दूसरा चीज उसमें लिखाने के लिए बाकी रह गया था क्या, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। न्यूटन इस बात को बताया था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आप जो है नोट नंबर 1 लिख चुके थे। नोट नंबर 2 लिखने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। आइए हम लोग समझते हैं नोट नंबर 2 को। नोट नंबर 2 कहता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। न्यूटन इस बात को बताया था अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, अपने प्रयोग के आधार पर, कि प्रकाश जब भी चलता है तो सीधी रेखा में गमन करता है। कब तक? जब तक माध्यम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो जाए। यदि माध्यम बदल जाएगा तो प्रकाश की रास्ता भी बदल जाती है, आपको पता होना चाहिए। यदि एक ही माध्यम में प्रकाश कोई जा रहा है तब उसके रास्ता में, उसके पथ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो हम यह कहते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लिखिएगा नंबर 2 पॉइंट लेकर। पॉइंट नंबर 2 बैक क्लास में रह गया था। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। 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 इसको दिमाग में रखिए। कोई कब भाई? तो जब एक ही माध्यम में चलेगा तब। अब ये थोड़ा सा हम पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 में जो है आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला है, उसको आप दिमाग में रखिएगा। आइंस्टाइन का एक सूत्र है, वो लिखा है कि E बराबर mc²। आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला है E बराबर mc²। कभी कभी यहाँ से सवाल कंपटीशन में पूछ देता है कि आइंस्टाइन का सूत्र E बराबर mc² में C का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है और E का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि E का मतलब होता है एनर्जी और C का मतलब होता है मास, और हाँ M का मतलब होता है मास और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि E माने एनर्जी, एनर्जी माने ऊर्जा। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यहाँ देखिए सब लोग। E माने एनर्जी, एनर्जी माने होता है क्या? एनर्जी माने होता है बाबू ऊर्जा। एनर्जी माने ऊर्जा। और M माने होता है मास, और मास माने होता है द्रव्यमान। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और C माने होता है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश की चाल। इससे यह इक्वेशन यही बताता है, आइंस्टीन का यह सूत्र यह बताता है, यदि किसी भी मास, यदि कोई वस्तु का मास आपको ज्ञात हो, उस मास को यदि हम प्रकाश के चाल के वर्ग से गुना कर दिया जाए तो वह मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, लिखिएगा नंबर 3। नंबर 3 लिखिएगा 3 में आइंस्टीन का सूत्र E बराबर mc²। आइंस्टीन का सूत्र E बराबर mc²। E बराबर mc²। E बराबर mc²। नीचे लिखिएगा, जहां देखिए बोर्ड पर लिख रहे बाबू, सब बोर्ड पर थोड़ा देखिए, बोर्ड पे सब लोग देखिए बाबू। जहां E बराबर, बोर्ड पे देखिएगा, E बराबर एनर्जी, पोस्ट में लिखिएगा ऊर्जा। जहां E बराबर एनर्जी, पोस्ट में ऊर्जा। M बराबर मास, मास माने होता है द्रव्यमान। और C स्पीड ऑफ लाइट, हिंदी में कहा जाता है प्रकाश का वेग। C बराबर स्पीड ऑफ लाइट, हिंदी में कहा जाता है प्रकाश का वेग। ये तो हुआ आइंस्टीन का सूत्र E बराबर mc² का पूरा नाम। नीचे थोड़ा सा इसी में डैश देके लिखिएगा, नंबर 3 में ही, नंबर 3 में ही लिखिएगा, नीचे डैश देकर। आइंस्टीन के अनुसार
आइंस्टीन के अनुसार यदि किसी पदार्थ के मास में, आइंस्टीन के अनुसार यदि किसी पदार्थ के मास में प्रकाश के वेग के वर्ग से, किसी पदार्थ के मास माने द्रव्यमान में, किसी पदार्थ के द्रव्यमान में या मास में प्रकाश के वेग के वर्ग से, प्रकाश के वेग के वर्ग से गुना कर दिया जाता है, प्रकाश के वेग के वर्ग से गुना कर दिया जाता है, तब वह ऊर्जा में बदल जाता है, चलिए आइए, ये आपको बैक वाला क्लास में इतना बात आपको रह गया था, उसको मैंने बताया यहाँ पर। आइए कुछ बोर्ड पे कुछ बात लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। द एजुकेशन जोन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने मेरे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको द एजुकेशन जोन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग अब जो है आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आगे की कथा कहानी देखते हैं। आज का टॉपिक मेरा है प्रकाश में घटने वाली प्रमुख घटनाएं। प्रकाश में घटने वाली प्रमुख घटनाएं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि प्रकाश कहते किसे हैं और प्रकाश का नेचर कैसा होता है, प्रकाश का प्रकृति कैसा होता है। आज हम देखेंगे प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं घटती है। सम इंपॉर्टेंट फिनोमेना अक्यूर इन लाइट, प्रकाश में घटने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहला का नाम देखिए क्या है, आराम से बोर्ड पे देखिएगा। पहला का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहला का नाम है बाबू प्रकाश का परावर्तन, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। यहाँ है फ्रैक्शन, यहाँ है फ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि फ्रैक्शन है तो परावर्तन होगा, यदि फ्रैक्शन है तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। तीसरा है बाबू प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चौथा है बाबू प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पांचवा है बाबू प्रकाश का परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। छठा है बाबू प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और सातवां है बाबू प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आठवां है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यह आपको जो है लाइट में इस 8 प्रकार की घटनाएं घटती है। लाइट में जो है इस 8 प्रकार की घटनाएं घटती है। इसको सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बारी बारी से सबको डिफाइन करूंगा, सबके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा क्या कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का पूर्णांतिक प्रवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। सबके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। अब वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके पूरा को उतार लें। चलिए उतार लिए होंगे। अब आइए हम बारी बारी से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। बारी बारी से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं सबको केवल डिफाइन करूंगा, सबको परिभाषित करूंगा और हम लोग को सिलेबस में जो जो पढ़ना है उस सब के बारे में डिटेल से भी चर्चा करूंगा। हम लोग के सिलेबस में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के बारे में पढ़ना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, प्रकाश का परिकिरणन पढ़ना है, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त डिटेल से नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर हम जान पहचान आपको करवा देंगे कि प्रकाश का व्यतिकरण कहते किसे हैं, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। 5 के बारे में 10th क्लास के सिलेबस में डिटेल से जानकारी प्राप्त करना है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। चलिए हम लोग सबसे पहला को देखते हैं, सबसे पहला को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं क्या कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक बार आपको सबको डिटेल से बाद में देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है टकरा के लौट जाना, दिमाग रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौट जाना।
परावर्तन का मतलब ही होता है टकराया और टकरा के लौट आया तो कहेंगे कि जो है परावर्तन हो गया। अपवर्तन का मतलब होता है कि गया और मूल गया, यदि अपने रास्ता से भटक जा रहा है, अपने रास्ता से मूल जा रहा है, उसको कहा जाता है अपवर्तन। परावर्तन माने लौट जाना, अपवर्तन मतलब मूल जाना। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा माध्यम के बारे में। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब पुनः वो अपने ही माध्यम में लौट आता है। इसी क्रिया का नाम है प्रकाश का क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन से विरल में गया अब पुनः अपने ही माध्यम में लौट के आ गया, उसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने होता है बाबू रंग और विक्षेपण माने होता है टूट जाना। जब कोई भी श्वेत प्रकाश कहने का मतलब है सूर्य की प्रकाश, जब कोई भी सूर्य प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो सातों रंगों में टूट जाता है, सातों रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी क्रिया का नाम है क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब कि प्रकाश जो सातों रंगों से मिलकर बना हुआ था वह टूट गया, वह विक्षेपित हो गया। इसी क्रिया का नाम है क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब प्रकाश का परिकिरणन, परिकिरणन का मतलब होता है फैल जाना। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर लाइट दिए, वो लाइट सगों छितर गया, तो प्रकाश जो है किसी कण पर टकराने के बाद में भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में छितर जाता है। उसी छितरने की क्रिया का नाम है प्रकाश का परिकिरणन। ये प्रकाश का व्यतिकरण क्या है इसको समझते हैं। व्यतिकरण का मतलब होता है कि समान काल के एक वर्णीय प्रकाश यदि किसी सतह पर पड़ता है, समान कला वाला एक वर्णीय प्रकाश किसी भी सतह पर यदि पड़ता है तो उस रंग पर कहूं पर तीव्रता ज्यादा होती है तो कहूं पर तीव्रता कम होती है। समपोषी या विषमपोषी, कम वाला को हम लोग कहते हैं विषमपोषी और ज्यादा वाला कहते हैं समपोषी। वहां पर दो तरह के कला का निर्माण होता है। यही जो है कहूं पर का तीव्रता कम हो जाना और कहूं पर का तीव्रता ज्यादा हो जाना, इस घटना का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण। इसके कौन सी घटनाएं घटती है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण? जैसे भींगा हुआ सड़क है, उस पर तेल गिरा दीजिएगा तो तेल जो है रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। आइए अब प्रकाश का विवर्तन क्या है? विवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जो है तीक्ष्ण किनारों से, तीक्ष्ण मतलब कि पतला कोण से मूल जाता है। जब प्रकाश जो है तीक्ष्ण किनारों पर पड़ता है, तीक्ष्ण मतलब कि पतला किनारों पर पड़ता है, तो वहां से प्रकाश जो है मूल जाता है। इसी मूलने की क्रिया का नाम है क्या? विवर्तन। अब प्रकाश का ध्रुवन, इसका मतलब होता है कि प्रकाश को एक निहित दिशा में मोड़ने की क्रिया का नाम है प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब प्रकाश की ध्रुवन घटना का खोज हुआ तब इस बात की पुष्टि हुई कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। जब तक ध्रुवन क्रिया का खोज नहीं हुआ था तब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि प्रकाश अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है। लेकिन जब ध्रुवन क्रिया का खोज हो गया, प्रकाश की ध्रुवन घटना का जब खोज हुआ, एक नया चीज की पुष्टि हो गई कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का क्या है उदाहरण है। सवाल पूछ देगा कि कौन सी घटना इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, तो आंख मूंद के दीजिएगा प्रकाश का क्या ध्रुवन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या अनुप्रस्थ तरंग है। ये मैंने सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझ दिया। अब जो है नंबर 1 लिख के नहीं दीजिएगा बाबू, नंबर 1 लिखिएगा प्रकाश का प्रवर्तन लिखे डैश, प्रकाश का प्रवर्तन लिखे डैश। प्रकाश का प्रवर्तन उबिएगा नहीं, आराम से वीडियो को देखिएगा, आराम से समझिएगा, आराम से पढ़ाऊंगा एकदम। नंबर 1 लिखिएगा प्रकाश का प्रवर्तन लिखे डैश, डैश देकर नीचे लिखिएगा प्रकाश का प्रवर्तन लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी सतह से टकराकर किसी सतह से टकराकर पुनः लौट आती है किसी सतह से टकराकर पुनः लौट आती है पुनः लौट आती है तब इस लौटने की क्रिया को पुनः लौट आती है तब इस लौटने की क्रिया को तब इस लौटने की क्रिया को लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। तब इस लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है।
इस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। नंबर टू लिखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन लिख के डैश। प्रकाश का अपवर्तन लिख के डैश। प्रकाश का अपवर्तन लिख के डैश लिखिएगा, नीचे डैश देखिए बाबू। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तब वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है। तब वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, कॉमा इसी घटना को, कॉमा आप तो लिखेंगे नहीं, कॉमा ऐसे दीजिएगा। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसी में ही, प्रकाश के अपवर्तन में ही, नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। नंबर 2 में ही अभी जो लिखे उसके नीचे डैश देगा लिखिएगा। भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी को तिरछा देखने पर, पानी से भरी हुई बाल्टी को तिरछा देखने पर उसका तल्ली या उसका पेंदी, तिरछा देखने पर उसका पेंदी उठा हुआ प्रतीत होता है। उसका पेंदी उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके दिखिएगा। इसी में पानी से भरी हुई बाल्टी में, पानी से भरी हुई बाल्टी में, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ उल्टा तिरछा देखने पर, रखा हुआ छड़ तिरछा देखने पर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तिरछा देखने पर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके दिखिएगा। ये सब जो बात बता रहे हैं, ये सब क्यों होता है? तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीसरा दिखिएगा, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। 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 नीचे थोड़ा सा डैश देके दिखिएगा। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्य, सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज पर पहले चला आता है। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज पर पहले चला आता है। क्षितिज पर पहले चला आता है। मैं तो इसको समझाऊंगा। क्षितिज पर पहले चला आता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके दिखिएगा। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य, सूर्य क्षितिज पर देर तक दिखाई देते हैं। क्षितिज पर देर तक दिखाई देते हैं। क्षितिज पर देर तक दिखाई देते हैं। ये क्या क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्षितिज क्या है? जैसे ही आप ताकते होंगे
तो लगता है कि बादल आगे जाके ऐसे गिरा हुआ है। अब किसी भी दिशा में ताकिएगा तो ताकने के बाद लगेगा कि जो बादल है वो जाके ऐसे करके जो है इस प्रकार से ऐसे गिरा हुआ है, इस प्रकार से ऐसे गिरा हुआ है। ये जो है इसको कहा जाता है क्षितिज। ये जो आपका लाइन है इसी का नाम है हॉरिजॉन। इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है क्षितिज। सूर्योदय के समय, सूर्योदय समझिएगा ध्यान से, सूर्योदय के समय सूर्य मेरा यहाँ पर ही रहता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक में यहाँ पर रहता है, लेकिन जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में वास्तविक टाइम जो है उसको 2 मिनट लगेगा तब यहाँ पहुंचेगा, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य यहाँ पर वास्तविक में रहता है लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है। इसका मतलब कि 2 मिनट पहले ही दिखाई दे दिया। अच्छा, अब जब डूबते समय सूर्य यहाँ पर चला आता है, वास्तविक में सूर्य यहाँ पर है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य हमें जो है 2 मिनट तक यहीं पर दिखाई देता है। मतलब कि यहाँ भी चल गया तो ये 2 मिनट तक जो है हमको यहीं पर क्षितिज पर ही दिखाई देता है। मतलब कि सूर्योदय के समय आपका सूर्य जो है 2 मिनट पहले क्षितिज पर आ जाता है, और सूर्यास्त के समय 2 मिनट तक जो है मतलब वास्तविक में चल गया सूर्य कहाँ? क्षितिज के नीचे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको सूर्य जो है यहीं पर दिखाई देता है। तो पूरा कहा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कितना मिनट दिन बढ़ गया, तो बता सकते हैं 2 मिनट यहाँ बढ़ा, 2 मिनट यहाँ बढ़ा, मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिन में 4 मिनट की बढ़ोतरी हो जाती है। नीचे थोड़ा सा इसको भी पॉइंट करके ऐसा लिख लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिन में 4 मिनट की बढ़ोतरी हो जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिन में 4 मिनट की बढ़ोतरी हो जाती है। दिन में 4 मिनट की बढ़ोतरी हो जाती है। ये था बाबू आपको प्रकाश का क्या अपवर्तन के बारे में। अब लिखिएगा नंबर 3, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप टॉपिक दीजिएगा नंबर 3 और लिख के डैश दीजिएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख के डैश, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख के डैश लिखिएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन डैश देके लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह पुनः अपने ही माध्यम में अपवर्तित होकर लौट आती है, अपने ही माध्यम में अपवर्तित होकर लौट आती है, कौमा इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश देके लिखिएगा, डैश देके लिखिएगा। प्रकाशीय तंतु से अंग्रेजी में कहा जाता है बाबू
ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु कॉमा प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, कॉमा मृग मारीचिका का निर्माण होना, मृग मारीचिका का निर्माण होना, मृग मारीचिका का निर्माण होना, बोर्ड पे लिखा हुआ है मृग मारीचिका का निर्माण होना, कॉमा हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, कॉमा कॉमा शीशे के दरार का चमकना, शीशे के दरार का चमकना, शीशे के, बोर्ड पे लिखा हुआ सब बाबू देख लीजिएगा बोर्ड पर, शीशे के दरार का चमकना, चमकना इत्यादि, चमकना इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। अभी तक आपने सिर्फ समझा कि क्या होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और कौन कौन सी घटनाएं उससे घटती है, ठीक है। अब आइएगा चौथा को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चौथा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मैंने बताया था बाबू रे कि प्रकाश के बारे में बताया है, वर्ण माने होता है रंग और विक्षेपण माने होता है टूट जाना। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, कोई भी सूर्य का प्रकाश हो या श्वेत प्रकाश को हम लोग सूर्य का प्रकाश ही कहते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश में 7 रंग रहता है, जिसे मिला देने के बाद श्वेत बन जाता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश के भी नाम से जानते हैं। जैसे ही कोई श्वेत प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को, यह आपका श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश कहने का मतलब सूर्य का आपका प्रकाश है, जैसे यह प्रिज्म से होकर जाएगा तो यह 7 रंग में ऐसे करके बंट जाता है। के रंग में बाबू? 7 रंग में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 7 रंग में ऐसे टूट जाता है, 7 रंग में ऐसे टूट जाता है। इसी रंग में टूटने की क्रिया का नाम है प्रकाश का वर्ण। वर्ण मान रंग और विक्षेपण माने टूट जाना, मतलब कि प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं वह 7 अलग अलग विक्षेपित हो जाते हैं, 7 अलग अलग टूट जाते हैं। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना है, मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लिखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लिखे डैश नंबर 4 में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखे डैश दीजिएगा। जब श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को, इसी घटना को, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसी घटना को
प्रकाश का बंध विक्षेपण कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश का बंध विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का बंध विक्षेपण कहा जाता है। ये आपने समझा प्रकाश के बंध विक्षेपण के बारे में, क्या कि प्रकाश का बंध विक्षेपण का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का परिचिंदन क्या होता है, और प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, और प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, और प्रकाश का ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से काम करेंगे। उसके लिए हम आपको अगला वीडियो में बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जहां भी आपको किसी प्रकार का परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।